हाँ तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम दूसरा लीनियर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ क्या है आपका? एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ट्री और ग्राफ में अंतर क्या होता है। तो अभी तक हमने एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ट्री पढ़ा था, कुछ ऐसा था 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ट्री में क्या होता है कि जो सबसे टॉप मोस्ट नोड है दैट्स कॉल्ड रूट नोड। तो ट्री के अंदर रूट नोड का कॉन्सेप्ट होता है। ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ग्राफ आपका सिंपली ऐसा है, जैसे आपने बनाया 5, 10, 20, 30। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है। तो ग्राफ के अंदर मैं क्या कह सकता हूँ, ग्राफ भी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ट्री भी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो पहला अंतर तो क्या होता है कि ग्राफ के अंदर कोई रूट नोड का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ग्राफ में ऐसा कोई नहीं कि रूट नोड है आपके। ग्राफ में स्टार्टिंग वर्टेक्स बोला जाता है आपको। तो पहला डिफरेंस कि ट्री के अंदर रूट नोड का कॉन्सेप्ट होता है, ट्री ग्राफ में रूट नोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सेकंड, ट्री के अंदर जो दो नोड होते हैं उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। जैसे 5 पेरेंट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड 10 है, राइट चाइल्ड 15 है। ग्राफ के अंदर ऐसा कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। तो पहला, रूट नोड का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सेकंड, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता ग्राफ में। ट्री में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, ग्राफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हो, ट्री के अंदर कभी साइकिल नहीं होती, बट ग्राफ में साइकिल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कभी साइकिल प्रेजेंट नहीं होती, बट ग्राफ के अंदर कब साइकिल हो सकती है। चौथा चीज, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह सकते हो, क्या ट्री कभी डिस्कनेक्टेड नहीं होता। डिस्कनेक्टेड मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ये ट्री बना हुआ फिर नीचे आपने 10 और 35, ये कोई ट्री नहीं है। ट्री हमेशा कनेक्टेड होगा। तो ट्री के अंदर कभी आप डिस्कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, बट ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता है। तो ग्राफ के अंदर डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं। मतलब ये ग्राफ है, इसका एक वर्टेक्स आपका यहाँ पड़ा हुआ है 12, 15, तो हम इसको कंप्लीट को ग्राफ बोल सकते हैं, ग्राफ विद डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने बोला ग्राफ और ट्री के अंदर चार इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। ग्राफ के अंदर कभी रूट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ग्राफ में कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ग्राफ के अंदर साइकिल हो सकती है, ट्री में साइकिल नहीं हो सकती। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्री कभी डिस्कनेक्टेड नहीं होता, ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता है। अब बात आती है क्या सर ये पॉइंट समझ में आए, थोड़ा सा हम डिफरेंस लिख देंगे। सर एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा किसी भी ग्राफ को, कोई भी ग्राफ दो चीजों से बना होगा। उसके अंदर एक होगा वर्टेक्स सेट, एक होगा एज सेट। तो एनी ग्राफ जी कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल वी मतलब सेट ऑफ वर्टेक्स, ई मतलब सेट ऑफ एजेस। मतलब क्या है सर इस चीज का, मैंने कहा कोई आपका ये ग्राफ है ए बी सी डी, इसकी एज ये है, दो वर्टेक्स को इनको बोलते हैं, जो सर्कुलर चीज है इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्टेक्स। दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं एज, जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करती है। तो ग्राफ कुछ नहीं है, सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस ही है। तो मैं अगर पूछूं इस ग्राफ जी का वर्टेक्स सेट क्या है, तो तुम कह सकते हो इसका वर्टेक्स सेट है ए वर्टेक्स है, बी है, सी है और डी। बेसिकली तो ए बी सी डी लेबल्स है, बट किसी भी वर्टेक्स जो सर्कुलर चीज है जिसको छोटे छोटे सर्कल से, दैट्स कॉल्ड वर्टेक्स। अब किसी वर्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं हम लेबल की हेल्प से। तो इसलिए मैंने बोल दिया क्या कि इस ग्राफ जी का वर्टेक्स सेट क्या है, उसके अंदर वर्टेक्स कितने, ए बी सी डी। उसके अंदर एजेस कितनी है, तुमने कहा E1 एज, E2, E3, E4, E5, कि उसके अंदर एज सेट ई जो है वो बना है E1 से, E2 से, E3, E4, E5। अब इस एज का डिस्क्रिप्शन बताओ। E1 एज किस किस के बीच में, ए से बी के बीच में। E2 एज किस किस के बीच में है, बी से सी के। E3 एज ए से सी, E4 एज डी से सी, E5 एज डी टू ए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कोई भी ग्राफ जी क्या होगा, सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस से मिलकर बना होता है। तो सेट ऑफ वर्टेक्स मतलब कितने वर्टेक्स है उस ग्राफ के अंदर, ए सेट बताता है कि एजेस कितनी है, ये क्या है एजेस का डिस्क्रिप्शन। E1 उसका डिस्क्रिप्शन कि E1 एज किस किसके बीच से प्रेजेंट है। तो मैंने कहा किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल ये दो चीज चाहिए,
एक तो वर्टेक्स सेट पता होना चाहिए उसका, और एक उसका एज सेट पता होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो दिमाग में सेट हुआ कि किसी भी ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वर्टेक्स सेट एंड एज सेट की हेल्प से, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ग्राफ की भी दो कैटेगरी है। क्या? उन्होंने कहा ग्राफ भी दो तरीके के हो सकते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ग्राफ की दो कैटेगरी होती है। एक तो होता है ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो उन्होंने कहा ग्राफ की दो कैटेगरी होती है, एक डायरेक्टेड ग्राफ, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब क्या? ऐसा ग्राफ जिसमें हर एज की डायरेक्शन दी जाएगी। मतलब क्या? मैंने बोला डायरेक्टेड ग्राफ ये है ए बी सी, यहाँ पे एक एज है जो बी से सी की तरफ है, एक सी से ए और एक ए टू सी। ये जो एरो दिखा रहा है ये बता रहा है, इस वाले अगर मैं एज को पढ़ूं, ए से सी एरो लगा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ एक एज है जिसकी डायरेक्शन ए टू सी है। मतलब आप ए से सी तक जा सकते हो, सी से ए नहीं आ सकते। तो डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हर एज की एक डायरेक्शन होती है। तो जो स्टार्टिंग जहां जिस तरफ ये एरो होता है वो है डायरेक्टेड या टारगेट, टारगेट वर्टेक्स कि आप यहां तक पहुंच सकते हो। जो स्टार्टिंग वर्टेक्स दैट्स कॉल्ड सोर्स वर्टेक्स, कि ये सोर्स वर्टेक्स है। आप इस सोर्स वर्टेक्स से सी वर्टेक्स तक पहुंच सकते हो इस एज की हेल्प से। तो डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ जिसमें हर एज की एक डायरेक्शन होगी। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसमें एज की डायरेक्शन नहीं होती। मतलब ए बी सी डी ये आपके वर्टेक्स हैं। इस एज के बारे में लिखो, अगर ये लिखा है ए से बी, इस एज की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट है क्या कि भाई ये ए से बी भी जा सकता है और ये बी से ए भी आ सकता है। तो एक अनडायरेक्टेड एज बेसिकली दो डायरेक्टेड एज का कॉम्बिनेशन है। तो अगर कोई एज ए से बी की तरफ प्रेजेंट है, ए से बी के बीच में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हम ए से बी भी मूव कर सकते हैं और बी से ए भी मूव कर सकते हैं अनडायरेक्टेड के अंदर। तो उन्होंने बोला कि अनडायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें एज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब आपने सिंपल सी एज बनाई, तो इस एज का मतलब क्या है कि आप ए से बी भी जा सकते हो और बी से ए भी जा सकते हो। दूसरी टर्म्स क्या होती है? तो तुम्हें समझ में आया कि ग्राफ दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। हर ग्राफ का अपना यूज है, वो प्रॉब्लम या अपनी एप्लीकेशन जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को सिलेक्ट करते हैं कि हमें डायरेक्टेड ग्राफ लेना चाहिए या अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर कुछ टर्म्स यूज होंगी, तो हम उन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बना लेता हूं, ए बी सी या डी। चलो इसको डायरेक्टेड ही कर देते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा एक डायरेक्टेड ग्राफ है। तो मैं पहली टर्म समझने की कोशिश करता हूं, इन डिग्री। सर ये इन डिग्री क्या होती है? इन डिग्री हर वर्टेक्स की अपनी होगी। मतलब इन डिग्री मतलब उस पर्टिकुलर वर्टेक्स में इनकमिंग एज कितनी है, वो उस वर्टेक्स की इन डिग्री होती है। जैसे मैं पूछूं कि इस ए की इन डिग्री कितनी है, तो ये देखो ए में इनकमिंग एजेस कितनी है। ए में इतनी कौन सी एज है जो ए में इनकमिंग हो रही आ रही है की तरफ? तो तुमने कहा सर ये एज ए में इनकमिंग है, बाकी ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है। तो इन डिग्री ऑफ ए, मैं पूछूं इन डिग्री ऑफ ए क्या होगा, तुमने कहा 1। तो इन डिग्री बेसिकली क्या होती है? नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस टू दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स इज कॉल्ड एज इन डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स, कि उसमें जितनी इनकमिंग एजेस है उसको हम बोलते हैं उस वर्टेक्स की इन डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी की इन डिग्री कितनी है, इन डिग्री ऑफ सी, सी में इनकमिंग एजेस कितनी है? इनकमिंग एजेस मतलब जिनके लिए टारगेट वर्टेक्स सी है। तो देखो एक एज ये आ रही है जो सी की तरफ आ रही है, एक एज ये आ रही है जो सी की तरफ आ रही है, बाकी ये सी से बाहर जा रही है। तो सी में इनकमिंग एजेस कितनी है? 2। तो सी की इन डिग्री कितनी है? 2। तो इन डिग्री क्या होती है? इनकमिंग एजेस। इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है आउट डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो हमें समझ में आना चाहिए। आउट डिग्री मतलब किसी वर्टेक्स से आउट गोइंग एजेस, कि किसी वर्टेक्स से जितनी एजेस निकल रही है उसको हम बोलते हैं आउट डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं आउट डिग्री ऑफ ए, कि ए से आउट गोइंग एजेस कितनी कितनी एजेस ए से निकल रही है, तुमने कहा एक एज तो ये निकल रही है ए से, एक एज ये निकल रही है, तो 2 एज निकल रही है, तो ए डिग्री ए की आउट डिग्री क्या हो गई? 2।
आउट डिग्री ऑफ बी अगर मैं आपसे पूछूं कि बी से कितनी आउट गोइंग एज है, तुमने कहा केवल एक। भाई यही एज निकल रही है बी से जो बाहर की तरफ जा रही है, तो इसकी आउट डिग्री क्या होगी? 1। तो मैंने कहा कि आपने हर ग्राफ के अंदर, अब मैंने एक डायरेक्टेड ग्राफ बना रखा है, तो मैंने बोला इन डिग्री क्या है? किसी वर्टेक्स में इनकमिंग एजेस, वो उस वर्टेक्स की इन डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। आउट डिग्री क्या? किसी वर्टेक्स की जितनी आउट गोइंग एजेस हैं उसे हम बोलते हैं आउट डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। ये चीज हमें पता होना चाहिए। आगे के एल्गो में मुझे यूज करना, तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे काम करता है। उन्होंने कहा ठीक है। एक कभी कभी कॉन्सेप्ट होता है सिंक का। सिंक, किसी वर्टेक्स को हम सिंक कब कहते हैं? सिंक मतलब जिस वर्टेक्स में केवल और केवल इनकमिंग होती है, आउट डिग्री उसकी 0 होती है, उसको हम बोलते हैं सिंक वर्टेक्स। तो सिंक वर्टेक्स कौन सा होता है? दोज वर्टेक्स विच हैज 0 आउट डिग्री, उसे हम बोलते हैं विच हैज 0 आउट डिग्री। मतलब क्या? एंड कंटेन ओनली इनकमिंग एजेस, कंटेन ओनली इनकमिंग एजेस। मतलब क्या? ऐसे वर्टेक्स जिसके अंदर केवल और केवल इनकमिंग होती है, आउटगोइंग कुछ नहीं होती, उसको हम बोलते हैं सिंक वर्टेक्स। तो देखो अपने यहाँ पे कोई सिंक वर्टेक्स है नहीं, सबसे आउटगोइंग कुछ ना कुछ है, तो इसके अंदर कोई सिंक वर्टेक्स नहीं है आपका। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी हमें ग्राफ के अंदर। तो हमने पहली चीज देखी कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्टेक्स सेट और एज सेट। फिर हमने बोला ग्राफ की कैटेगरी कितनी? ग्राफ हमने बोला दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होती है? हर एज की एक डायरेक्शन होगी। अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर ग्राफ तो समझ में आता है, सर किसी भी ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करें? सेकंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी भी ग्राफ को आप मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हो? तो हमने कहा सर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, कि किसी भी ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि किसी भी ग्राफ को अगर मेमोरी में सेव करना है, तो आप मेमोरी के अंदर उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स, और सेकंड होता है एडजेसेंसी लिस्ट, लिस्ट फॉर्म। कि किसी भी ग्राफ को मेमोरी में आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में या एडजेसेंसी लिस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब एक वर्ड आ रहा है एडजेसेंसी। इस एडजेसेंसी का मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद इन रिप्रेजेंटेशन को देखें। देखो किसी भी ग्राफ, किसी भी वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन होगा? जो उससे केवल एक एज दूर होगा, दैट्स कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। मतलब क्या? सर मेरा कोई डायरेक्टेड ग्राफ मैंने बना लिया भी ऐसा, या चलो अनडायरेक्टेड ही बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो मैंने क्या बोला कि एडजेसेंट वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स वो होगा जो उससे एक एज दूर होगा और उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, दैट्स कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। तो मैंने क्या बोला? एडजेसेंट बोल सकते नेबर। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर किसी भी वर्टेक्स के एक एज दूर जितने भी वर्टेक्स हैं जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट्स कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। तो इसका थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देता हूँ, एफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। भाई किसी भी वर्टेक्स के एक से ज्यादा वर्टेक्स एडजेसेंट हो सकते हैं, तो जब नंबर ऑफ वर्टेक्स है तो उनको किसी लिस्ट में रखना है। तो तुमने कहा सर एडजेसेंसी लिस्ट बना लो पहले, मेमोरी में कैसे सेव करेंगे बाकी बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट हो कैसे होगी। तुमने कहा वर्टेक्स कितने? मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ। तो मैंने कहा ए के एडजेसेंट कितने हैं? ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से? एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब जो ए से एक एज दूर है और उससे कनेक्टेड है। तो ए से एक एज दूर कितना है? बी। ए कितना है? सी और डी। तो ए के एडजेसेंट क्या है? बी, सी और डी। तो ये एडजेसेंसी वर्टेक्स है ए के। भाई ए से एक एज दूर कितने वर्टेक्स है जो ए से कनेक्टेड है? तुमने कहा बी कनेक्टेड है, सी है और डी है। फिर मैंने पूछा बी के एडजेसेंट कितने हैं? बी का एडजेसेंट ए है, बी का एडजेसेंट डी है, बी का एडजेसेंट एफ है जो उससे एक एज दूर है। तुमने कहा बी का एडजेसेंट ए है, डी है और एफ है।
सी का एडजेसेंट कितने हैं? सिर्फ सी से एक एज दूर ए है, सी से एक एज दूर डी है, तो सी का एडजेसेंट ए और डी। डी के एडजेसेंट कितने हैं? डी से एक एज दूर सी है, डी से एक एज दूर बी है, डी से एक एज दूर एफ है, डी से एक एज दूर ए है, तो डी के एडजेसेंट सब है, ए बी सी और एफ। एफ के एडजेसेंट कितने हैं? इस एफ वर्टेक्स से एक एज दूर कितने हैं? एक एज दूर बी है, एक एज दूर डी है, बस जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो बी और डी। तो मैंने बोला एडजेसेंसी लिस्ट भी बोल देते इसको, और नेबर्स लिस्ट भी बोल देते हैं, नेबर्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि एडजेसेंट या नेबर वर्टेक्स किसी को कैसे कहते हैं। जो भी किसी वर्टेक्स से एक एज दूर है वो उसके नेबरिंग वर्टेक्स है या एडजेसेंट वर्टेक्स है। अब बात आती है सर एडजेसेंट मतलब नेबर, इंटरनेट डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब नेबरिंग वर्टेक्स। तो अब मैं पहला रिप्रेजेंटेशन देखता हूं कि सर हमें किसी ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सर ये कैसे चलेगा? मैंने क्या कहा, ये है मैट्रिक्स। तो उसने क्या कहा, अगर तुम्हारे ग्राफ में 5 वर्टेक्स हैं तो 5 बाई 5 की एक मैट्रिक्स ले लो। तुमने कहा सर 5 बाई 5 की एक मैट्रिक्स ले ली जिसमें 5 रो हो और 5 कॉलम हो, पहली कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो। ठीक है, अब मान के चलो पहली रो जो तुम्हारे इनडायरेक्टली मानो 0 की, अब मैं इसकी नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, इस पे लेबल जो है इसको मैं नंबर कर देता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है, कि जो मेरा ग्राफ है उसमें लेबल्स ऐसे लगे हुए 0 1 2 3 4। तो मान के चलो पहली रो 0 वर्टेक्स के लिए, दूसरी 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऊपर भी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो एंट्री है 0 0 0 रो 0 कॉलम, ये है कि अगर 0 से 0 की तरफ एज है तो आप 1 लगाओ, अदरवाइज 0 लगाओ। तो देखो 0 से 0 पे तो कोई एज नहीं है, तो लगा दिया 0। अब उसने कहा 0 से 1 की तरफ एज है, उनने कहा देखो 0 रो और 1 कॉलम, मतलब इसको इस एंट्री को रीड आउट कैसे करेंगे कि 0 से 1 वर्टेक्स की तरफ एज है, तो तुम लगा दो 1। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इस वर्टेक्स, इस वेक्टर को बोलता हूं वर्टेक्स, ये जो मैट्रिक्स है, अगर मेरे ग्राफ के अंदर n वर्टेक्स है तो मैट्रिक्स मेरी n बाई n साइज की होगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस वर्टेक्स के अंदर या इस मैट्रिक्स के अंदर कोई एंट्री या तो 1 होगी या 0 होगी। 1 होना मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर वर्टेक्स उसका एडजेसेंट है। जैसे तुमने लिखा यहाँ पे 1 है, इसको कैसे पढ़ सकते हो कि 0 वर्टेक्स के एडजेसेंट अगर 1 है तो तुमने 1 लिख दिया। तो मैं इसकी चलो एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बना ही देता हूँ हाथ, जिससे फिर हमें एंट्री फिलअप करने में इजी रहेगा। 0 1 2 3, इसको हटाओ 4 को, कितने से कर 0 का एडजेसेंट कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। 1 का एडजेसेंट कौन कौन है? 0 और 3। 2 के एडजेसेंट कौन है? 0 3। 3 के एडजेसेंट कौन है? 0 1 और 2। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, तो ये रो है 0 वर्टेक्स की, तो 0 के एडजेसेंट कौन कौन है? उसने कहा 1 2 3, तो तुम सीधा गए 1 कॉलम के अंदर, तुमने 1 लिख दिया। 0 का एडजेसेंट 2 भी है, तुमने 1 लिख दिया। 0 का एडजेसेंट 3 भी है, तुमने 1 लिख दिया। इस 4 वाले को हटाओ, हमारे पास अभी 4 ही वर्टेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एडजेसेंसी वर्टेक्स बना लिया, नेबर बना लिया कि 0 के नेबर कौन कौन है? 1 2 3। तो 0 रो में 1 2 3 कॉलम के नीचे आपने 1 लिख दिया। इस एंट्री का मतलब क्या है? इस एंट्री का मतलब है कि 0 वर्टेक्स से 2 वर्टेक्स के बीच में एक एज है। अब आए 1, तो ये बता रहा है 1 वर्टेक्स के फर्स्ट 1 वर्टेक्स के एडजेसेंट कौन कौन है। तुमने कहा 1 वर्टेक्स का एडजेसेंट 0 और 3 है, तो तुमने कहा 1 वर्टेक्स उसके 0 कॉलम में 1 कर दो और 3 कॉलम में 1 कर दो, बाकी 0 0। उन्होंने कहा ठीक है भाई, 1 के एडजेसेंट 0 और 3 है, तो देखो 1 वर्टेक्स और 0 इसके बीच में एज है, तो तुमने 1 लगा रखा है। 1 वर्टेक्स और 3 इसके बीच में एज है, तुमने 1 लगा रखा है। उन्होंने कहा ठीक है। अब आया 2, इस फोर्थ रो को भी गायब करो, हमारे पास है। अब आया 2 सेकंड वर्टेक्स, इसके एडजेसेंट कौन कौन है? तुमने कहा 0 और 3, तो सेकंड रो में 0 कॉलम के नीचे 1 लिख दो और 3 कॉलम के नीचे 1 लिख दो, बाकी को 0 0 कर दो। ठीक है, तो देख लो
कि भाई 2 के एडजेसेंट कौन है 0 और 2 का एडजेसेंट कौन है 3। 1 का एडजेसेंट भी 0 था, 1 का एडजेसेंट भी 3 था, कोई दिक्कत नहीं। अब आए यहाँ पे तीसरा वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है, उन्होंने कहा 0 1 2। तो तीसरी रो में ये बेसिकली बता रही है थर्ड वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन कि थर्ड वर्टेक्स के एडजेसेंट है 0, तो तुमने कहा 0 कॉलम में 1 कर दिया, 1 कॉलम में 1, 2 में बाकी 0। तो ये बन गई आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो मैंने क्या कहा कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में अगर मैं इसको बोल रहा हूं आई इक्वल टू जे और ये है जे, तो मैं कह सकता हूं वर्टेक्स ऑफ आई कॉमा जे, इसके अंदर दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 या 1। 1 कब पॉसिबल है, या तो लिख देता 1 या 0, 1 या 0। 1 कब पॉसिबल है, इफ वी आई टू वी जे, इफ देयर इज एन एज फ्रॉम वी आई वर्टेक्स टू वी जे, तब तुमने कहा वी ऑफ आई जे को 1 कर दो। तो मैं इसको अगर प्रॉपर लिखूं मैथमेटिकली, वी ऑफ आई जे इक्वल टू 1 इफ देयर इज एन एज बिटवीन आई वर्टेक्स टू जे वर्टेक्स। उसने कहा अगर आई वर्टेक्स से जे वर्टेक्स के बीच में एज है तो वहां पे आपको 1 करना है, अदरवाइज 0 करना है। उन्होंने कहा सिंपल सी है यार ये। तो उन्होंने कहा सिंपल सी चीज क्या, कि किसी भी ग्राफ की इंफॉर्मेशन या तो आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में सेव कर सकते हो या एडजेसेंसी लिस्ट फॉर्म में सेव कर सकते हो। एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में क्या, तुमने कहा सर हमने सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, ये नेबर्स लिस्ट बना ली कि 0 का एडजेसेंट 1 2 3 है, 1 का एडजेसेंट 0 3 है, 2 का एडजेसेंट 0 3, 3 का एडजेसेंट 0 1 2। अब मेरी मैट्रिक्स कितने साइज की होगी भाई, तुम्हें हर वर्टेक्स के एडजेसेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोल रहे हो ना, तो जितने वर्टेक्स हैं उतने साइज का आप मैट्रिक्स ले लो। तो आपने एक मैट्रिक्स ले लिया, अगर मेरे में n वर्टेक्स है तो मैं n बाई n का मैट्रिक्स ले लूंगा। इस केस में 4 है तो कितने ले लूंगा, 4 बाई 4 की मैट्रिक्स। फिर मैंने क्या कहा कि i और j, अगर मैं i को रिप्रेजेंट करता हूँ रो नंबर के लिए और j को रिप्रेजेंट करता हूँ कॉलम नंबर के लिए, तो मैंने बोला वर्टेक्स में ith रो पे और jth कॉलम पे या तो 1 होगा या 0 होगा। 1 कब होगा, तुमने कहा 0 से 1, मतलब 0 से अगर 1 वर्टेक्स के बीच में एज है तो तुमने 1 लिखा, 0 वर्टेक्स से 2 के बीच में एज है तो तुमने 1 लिखा, 0 से 3 के बीच में एज है तो तुमने 1 लिखा। और ये सब क्या है, 1 2 3 एडजेसेंट ही तो है। तो अगर मुझे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बननी है, मेरे पास ये नेबर्स लिस्ट है, तो मैं सीधा जाऊंगा 0 वर्टेक्स में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यहाँ पे जाके 1 कर दूंगा। फर्स्ट रो में जाऊंगा 0 और 3 कॉलम पे जाके 1 कर दूंगा, सेकंड रो पे जाऊंगा 0 और 3 कॉलम पे 1 कर दूंगा। तो इससे मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन जाएगी। उसने कहा ये सही है, तो आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में। सर एक एग्जांपल और बताओ जिससे हमें समझ में आ जाए कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन कैसे रही है, कैसे इसको सेव कर पाएंगे फिर हम मेमोरी के अंदर। मैंने के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो जब भी आपको ग्राफ दिया जाएगा, जब भी हम नॉर्मली ग्राफ देखेंगे तो वो क्या होगा, जीरो बेस इंडेक्सिंग होगी, मतलब फर्स्ट वर्टेक्स का नंबर लेबल क्या होगा, 0 होगा। तो तुमने कहा सर ये ग्राफ है मेरा, 0 1 2 3 4 और ये मेरा ग्राफ है सर, इसको रिप्रेजेंट करो एडजेसेंसी लिस्ट फॉर्म में, एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में। उन्होंने कहा ठीक है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले नेबरिंग लिस्ट बना लो, नेबर्स की लिस्ट बना लो। नेबर्स कितने वर्टेक्स के नेबर पे, जितने वर्टेक्स हैं, तुमने कहा 0 वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 और 4। 5 वर्टेक्स है तो 5 आपने लिख लिए। 0 के नेबर्स कौन कौन है, जो उससे एक केस दूर है। तुमने कहा 0 का नेबर 1, 0 का नेबर 2, 0 का नंबर 4। तुमने कहा 1 2 4 0 के नेबर। 1 के नेबर कौन कौन है, 1 का नेबर 3 भी है और 0 भी है, 1 का नेबर 3 भी है और 0 भी है। 2 के नेबर्स कौन कौन है, 3 भी है, 4 भी है और 0 भी है, 0 3 और 4। 3 का नेबर कौन कौन है, तुमने कहा 1 भी है और 4 भी है और 2 भी है, तुमने कहा 1 2 और 4। 4 का नेबर कौन कौन है, 2 3 और 0, तुमने कहा 4 का नेबर 2 3 0। ये मेरी नेबर्स लिस्ट बन गई। क्या कि 0 के नेबर कौन कौन है, 1 2 और 4 वर्टेक्स। अब मैंने क्या कहा, मैंने कि जितने वर्टेक्स है उतने बाई उतने की मैट्रिक्स ले लो। तो तुमने कहा सर एक मैट्रिक्स ले ली
5 वर्टेक्स हैं 0 से लेके 4 तक, 5x5 की 3 4 1 2 3 और 4। पहले ये 0 वर्टेक्स के लिए 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब मेरा काम क्या है, मैंने कहा पहली रो बता रही कि 0 के एडजेसेंट कौन कौन है, नेबर्स कौन कौन है। तो तुमने कहा नेबर्स लिस्ट में गए 1 to 4, तो 0 रो में 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 4 के नीचे, बाकी के नीचे 0 प्लेस कर दो। अब फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वर्टेक्स के नेबर कौन कौन है, 3 और 0, तो 0 के नीचे 1 और 3 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0। तो ये बता रही है कि 1 से 0 की तरफ एज है इसलिए 1 है, 1 से 3 की तरफ एज है इसलिए 1 है, बस यही है। 2 के एडजेसेंट कौन कौन है, मैंने कहा 0 3 4, तो सेकंड रो बता रही है 2 वर्टेक्स 2 की एडजेसेंसी इंफॉर्मेशन, तो कौन कौन है 0 3 4, तो 0 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, 4 के नीचे 1। थर्ड रो क्या बता रही है कि थर्ड के एडजेसेंट कौन कौन है, तुमने कहा 1 to 4, तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0। 4 के एडजेसेंट कौन है, 2 3 0, 0 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, बाकी के 0। तो ये मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन जाएगी इस पर्टिकुलर ग्राफ की, जिसके अंदर पहली रो, अगर मैं इनको हटाऊं तो ये पहली रो इंफॉर्मेशन दे रही है क्या, कि 0 के एडजेसेंट कौन कौन है या 0 के नेबर कौन कौन है। तो 0 के नेबर कौन कौन है, फर्स्ट वर्टेक्स, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकंड कॉलम में 1 है और लास्ट कॉलम में 1 है, तो यही हमारे नेबर्स हैं। तो इस तरीके से आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हो। बट इसके साथ दिक्कत क्या है तुमने कहा कि जितने मेरे ग्राफ में वर्टेक्स होंगे उतने बाय उतने की मेरे को टू डी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अगर 100 वर्टेक्स है तो 100 बाई 100 की एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अब सुनो, अगर तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा हो, तुमने कहा सर अगर मेरा ग्राफ कुछ सिंपल सा ऐसा हो, एक रिंग फॉर्म में हो, तो ये तो बहुत वाहियात हो जाएगी। उन्होंने कहा कैसे, उसने कहा ऐसा कुछ ग्राफ है, अब देखो, अगर मैं देखता हूं कि 0 से लेके 1000 वर्टेक्स है, एक रिंग फॉर्म में मेंटेन है, तो मैंने कहा कि जितने वर्टेक्स है उतने बाय उतने की मैट्रिक्स होगी। तो 0 से 1000 है तो मतलब 1000 एक वर्टेक्स है मेरे पास। उन्होंने कहा ठीक है, तो मेरी मैट्रिक्स कितनी होगी, 1000 एक साइज की। बट अगर मैं देखूं तो 0 का एडजेसेंट कौन है, केवल एक 1000 है और एक 1, बाकी तो कुछ है नहीं, तो बाकी एंट्री क्या होंगी, 0। बट मैट्रिक्स कितने साइज की होगी सर, 0 से लेके 1000 तक, ये भी कितनी रो भी कितनी होंगी 0 से लेके 1000 तक। तो जो ये मैट्रिक्स बनेगी, अगर मैं देखूं तो भैया 0 के एडजेसेंट तो केवल ये दो हैं, 1 और उसके बाद, तो 1 के एडजेसेंट कौन है, 0 और 2, बाकी से मतलब नहीं। तो केवल नॉन जीरो एंट्री कितनी होंगी 1 के केस के अंदर, केवल 0 वर्टेक्स के लिए और 2 वर्टेक्स के लिए। 2 के लिए नॉन जीरो एंट्री कितनी होंगी, केवल 1 के लिए और 3 के लिए, बाकी सब 0। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हो इन्फॉर्मेशन, तो ये तो बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्ट करता है, क्योंकि अगर इसके अंदर मुंह से एंट्री नॉन जीरो है तो बेटर है कि आप नॉन जीरो एंट्री को सेव करो ना। अगर नॉन जीरो कम है, सबके सब मोस्टली जीरो एंट्रीज है, तो बेनिफिशियल क्या है कि आप केवल नॉन जीरो एंट्रीज की वैल्यू ही सेव करो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी क्लास में कोई एग्जाम हुआ जिसमें 60 में से 55 बच्चे फेल थे। तो अब एक तरीका तो क्या है, या तो तुम 55 की इंफॉर्मेशन सेव रखो कि भाई 55 ये फेल है, बाकी सब बच्चे पास है। या दूसरा लॉजिकल बंदा क्या कहता है, सर 5 की इंफॉर्मेशन सेव कर लेते हैं जो पास है, बाकी सब तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए क्या है, फेल है। तो उन्होंने यही अप्रोच पकड़ी। उन्होंने क्या कहा कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम ग्राफ की इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो इसके अंदर मेमोरी बहुत वेस्ट होती है, तो उसी का सॉल्यूशन लेके आया एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कैसे, मैंने कि अब देखो, तो सेकंड अप्रोच यूज करने के लिए आई एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। उन्होंने कहा ये कैसे करता है, देखो बात बताऊं तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ऐसे सेव नहीं करते, मैट्रिक्स में वेक्टर लेते हैं, बहुत इजीली कोड हो जाता है। तो अब जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट आएगी वो प्लेसमेंट के लिए ही आएगी। तो मैंने कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, सेकंड अप्रोच क्या है, एडजेसेंसी, इसको लिंक लिस्ट भी बोल देते हैं, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं, तुम कोई से भी
वर्ड यूज कर लो, कोई फर्क नहीं। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अगर, उनने कहा कैसे, उनने कहा समझो। उसने कहा केवल और केवल अब तुम किसी वर्टेक्स के जो एडजेसेंट है उन नोड की इंफॉर्मेशन सेव करो, बाकी कुछ सेव मत करो। तो जो मोस्टली हम कर रहे थे अभी लास्ट केस के अंदर, कि भाई जो मोस्टली जीरो एंट्री थी, तो बेनिफिशियल क्या था, केवल नॉन जीरो एंट्री सेव कर लो। उनने कहा देखो कैसे, उनने कहा मेरा कोई वर्टेक्स ऐसा है जीरो, इसका एडजेसेंट है वन, फिर टू, थ्री और जीरो, ठीक है। उनने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि जब एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हो आप, तो हमें दो तरीके की लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती है। पहली चीज क्या, समझने की कोशिश करना बस। हमने कहा पहला एक नोड जिसमें आपने डाटा लिखा हुआ है जीरो, दूसरा एक नोड जिसमें डाटा है वन, तीसरा डाटा टू और चौथा जिसमें डाटा थ्री। तो हमने कहा जैसे हमने लिंक लिस्ट में नोड बनाया था, मैंने ऐसी नोड में चार नोड बना लिए, भाई चार ही वर्टेक्स है। तो जीरो वर्टेक्स सबसे पहले मैंने कहा कि मैं जीरो के एडजेसेंसी की इंफॉर्मेशन सेव करूंगा, अभी नहीं, अभी केवल इनको देख रहे हैं हम, इन चार वर्टेक्स को, कि पहला वर्टेक्स जिसमें जीरो, दूसरा वर्टेक्स वन टू, ये मैंने अपनी मेमोरी में सेव किया। अगर मैं इस ब्लॉक की एड्रेस बताऊं, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, ठीक है, तो मुझे इन सारे वर्टेक्स को कनेक्ट करना है, क्योंकि मुझे तो पूरा ग्राफ ट्रेवर्स करना है। उसने कहा ठीक है, तो तुमने कहा इन वर्टेक्स को कनेक्ट करो। तो मैंने कि मेरे पास एक पॉइंटर तो होता है जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे कर रहा है, ये इसे कर रहा है, इसके बाद कुछ नहीं, तो नल। तो मैंने कहा इसमें पॉइंटर क्या होगा, नेक्स्ट वाले का एड्रेस बी, इसमें पॉइंटर क्या होगा, ये किसे पॉइंट कर रहा है, सी को, ये किसे पॉइंट कर रहा है, डी को, डी किसी को नहीं कर रहा। तो मैंने कहा एक तो मेरी वर्टिकली मूवमेंट होगी, वर्टिकली लिस्ट होगी, दूसरी क्या, अब मैंने पूछा ये बताओ जीरो के एडजेसेंट कौन है। तुमने कहा जीरो का एडजेसेंट वन है और जीरो का एडजेसेंट तीन है। मैंने की सेव करो। तुमने कहा ठीक है सर, अभी रुको एक मिनट।